हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हम बीमार क्यों होते हैं चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स देखने हैं, मतलब इस चैप्टर को शॉर्ट में देखना है, पूरा समझना है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में मैंने इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हों या फिर जो लेसन के बीच बीच में क्वेश्चन आंसर आते हैं चैप्टर के बीच में, वो हों, सभी कराए हैं। तो करते हैं हम स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, अच्छे स्वास्थ्य की 2 आवश्यक स्थितियां बताइए। मतलब यहाँ पर हमें अच्छे स्वास्थ्य की स्थितियां बतानी हैं कि एक अच्छा स्वास्थ्य हम कैसे रख सकते हैं। तो देखो, हमें संतुलित आहार लेना है। संतुलित आहार मतलब हमें जो चीज़ जितनी खानी चाहिए डेली उतनी ही खानी है। ऐसे नहीं कि सिर्फ प्रोटीन खाए जा रहे हैं या विटामिन ही खाए जा रहे हैं, ऐसे नहीं। जो चीज़ जितनी चाहिए, ठीक है। संतुलित आहार लेना है। अच्छा भौतिक पर्यावरण होना चाहिए। अच्छा भौतिक पर्यावरण का मतलब है साफ़ सफाई होनी चाहिए हमारे पास। अच्छा सामाजिक पर्यावरण भी होना चाहिए हमारा। सामाजिक पर्यावरण मतलब ये हमारे आसपास के समाज के ऐसे बदतमीज़ से लोग होते हैं, चुगलियाँ करते हैं, बदतमीज़ी दिखाते हैं, तो उससे भी हमारी सेहत पर असर पड़ता है। तो हमारा सामाजिक पर्यावरण भी अच्छा होना चाहिए और अच्छी आर्थिक स्थिति भी होनी चाहिए। मतलब हमारी फैमिली में कोई कमाने वाला ऐसा होना चाहिए कि जो फैमिली को ठीक से लेकर चल सके। अगर आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, कमाई वगैरह अच्छी होगी, पैसे वगैरह ठीक होंगे, तो खाने पीने के लिए संतुलित आहार तो होगा ही। तो इससे हमारी स्वास्थ्य स्थिति अच्छी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2, रोग मुक्ति की कोई 2 आवश्यक परिस्थितियां बताइए। तो देखो, व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वच्छता और सामुदायिक स्वच्छता, मतलब हम किसी रोग से कैसे बच सकते हैं ये हमें बताना है। तो हमें घर को साफ़ रखना है और हमें हर जगह को साफ़ रखना है। सिर्फ एक जने के साफ़ सफाई रखने से कुछ नहीं होता। नंबर 2, सामुदायिक स्वच्छता भी होनी चाहिए। मान लीजिए एक बच्चा अपने आप को साफ़ रखता है, अब वो स्कूल में जाता है, वहाँ उसे बहुत सारे गंदे बच्चे मिल जाते हैं, तो उसकी साफ़ सफाई का कोई फ़ायदा नहीं है। तो नंबर 1 व्यक्तिगत घरेलू स्वच्छता और नंबर 2 सामुदायिक स्वच्छता। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या उपयुक्त प्रश्नों के उत्तर एक जैसे अथवा भिन्न क्यों हैं? हाँ, दोनों प्रश्नों के उत्तर। अरे ये भी कोई क्वेश्चन है कि अभी तक हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा है और क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा है वो एक जैसे हैं? हाँ, एक जैसे ही लगे हमें, तो एक जैसे ही हैं। इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में नहीं आते। चलो हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। ये क्वेश्चन पेज नंबर 203 के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे 3 कारण लिखिए जिससे आप सोचते हैं कि आप बीमार हैं तथा चिकित्सक के पास जाना चाहते हैं। यदि इनमें से एक भी लक्षण हो तो आप क्या करेंगे और चिकित्सक के पास क्यों जाना चाहेंगे, ये हमें बताना है। तो देखिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। हम कब जाना चाहते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाएं? चिकित्सक मतलब यहाँ पे डॉक्टर से है। तो हम कब अपने आप को बीमार कहते हैं? जब हमारा सर भारी लगता है, हमें गरम गरम सा महसूस होता है, माथा दिखाते हैं, मम्मा देखो मेरा माथा गरम हो रहा है, मेरा सर भी भारी हो रहा है, मेरा लेटने का मन कर रहा है, मुझे बिल्कुल भी पढ़ाई का मन नहीं कर रहा। तो यही सब आप लिख देना इसमें, ठीक है। और वैसे इन्होंने लिख रखा है सिर दर्द, ठंड लगना, खांसी होना, लगातार दस्त होना। लेकिन आपको जैसा फील होता है डॉक्टर के जाने के लिए, आप वैसा लिख सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन में फ्री के मार्क्स मिलते हैं। आपको जैसा लगता है वैसा लिख देना। ऐसा मत लिख देना कि मेरा डांस का मन करता है तो मैं चिकित्सक के पास जाता हूँ, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जिसका डांस का मन करता है तो वो चिकित्सक के पास जाता है, ठीक है। तमीज़ से लिख के आते हैं क्वेश्चन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नहीं, अभी हमें ये भी बताना है कि हम चिकित्सक के पास क्यों जाना पसंद करेंगे। तो हम इसलिए पसंद करेंगे ताकि चिकित्सक हमें मेडिसिन दें, हम उसे खा के आराम करें और जल्द से जल्द ठीक होकर अपनी पढ़ाई कर लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप पीलिया से ग्रस्त हैं, निम्नलिखित में से किसके लंबे समय तक रहने के कारण आप समझते हैं कि आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। मतलब इनमें से कौन सी बीमारी ऐसी है जिसे हम ऐसा समझते हैं कि इससे तो बहुत लंबे समय तक हम बीमार हो जाते हैं। तो देखिए, यदि आप पीलिया से ग्रस्त हैं, यदि आपके शरीर पर जूं मतलब लाइस हैं, यदि आप मुहासों से ग्रस्त हैं। तो देखो, अगर शरीर पर नहीं होती, सर में होती हैं। अगर सर में जूं हो जाती हैं या फिर चेहरे पे मुहासे हो जाते हैं तो उससे हमारे शरीर पे ऐसा कोई लंबा ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर पीलिया हो जाता है तो पीलिया एक ऐसी बीमारी है जिससे 15-20 दिन तक तो इंसान बीमार सा रहता ही है। यहाँ पर आंसर में भी यही लिखा है कि जूं तो एक परजीवी है जो कुछ समय तक आपके शरीर पर रहती है। सर का मतलब भी यहाँ शरीर से ही है, क्योंकि सर भी तो शरीर का ही हिस्सा है और इसका कोई दीर्घकालिक प्रभाव नहीं पड़ता। इसी तरह मुहासे भी कुछ समय बाद ठीक हो जाते हैं, और अगर हो भी जाते हैं तो उससे कोई ऐसा नहीं होता कि सर दर्द होता है या फिर ऐसा मन करता है कि सो जाओ,
आराम कर लो, पढ़ाई मत करो, कोई काम मत करो, ऐसा थोड़ी मन करता है। तो दोनों ही ऐसे प्रभाव नहीं है, लेकिन पीलिया एक ऐसा रोग है जो हमारे जिगर को मतलब यकृत को क्षतिग्रस्त कर देता है, उसको बेकार कर देता है, जिसकी वजह से खाया पिया भी नहीं जाता। तो इससे हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम बीमार होते हैं तो आपको सुपाच्य तथा पोषण युक्त भोजन खाने का परामर्श क्यों दिया जाता है? हाँ, ये डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा करते हैं। इसे खिचड़ी खिलाइएगा और बहुत ही ज़्यादा लाइट भोजन कराइएगा ताकि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो ये वाला डायलॉग क्यों मारा जाता है ये बताना है हमें। बीमार होने पर सुपाच्य भोजन द्वारा हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, क्योंकि बीमार होने पर हमारा जो पाचन तंत्र होता है वो कमज़ोर हो जाता है, उसमें शक्ति नहीं होती पिज़्ज़ा और बर्गर पचाने की। इसलिए डॉक्टर कहता है इनको पिज़्ज़ा बर्गर ना खिलाएं, इनका पाचन तंत्र अभी कमज़ोर है। अगर आप उनको पिज़्ज़ा बर्गर खिलाएंगे या फिर इनकी कोई फेवरेट चीज़ खिलाएंगे तो उससे इनका पाचन तंत्र पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा और फिर ये ठीक नहीं हो पाएंगे। इसलिए इनको खिचड़ी खिलाएं और साबूदाना खिलाएं वगैरह, इस तरीके की दलिया खिलाएं, ऐसी चीज़ खिलाएं, क्योंकि ये चीज़ें हल्की होती हैं और इन चीज़ों से ताकत भी मिलती है। ताकत मिलती है तो हमारा पाचन तंत्र एकदम हो जाता है मजबूत और फिर वो हमारे शरीर को कर देता है ठीक। क्योंकि जब पाचन तंत्र मजबूत होगा तो हम कुछ भी खाएंगे, कुछ भी मतलब खाने वाली चीज़, ठीक है। अगर हम कुछ भी खाएंगे, ऐसा नहीं पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा तो हम ईंट पहाड़ सब खा जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हम सिर्फ खाने वाली चीज़ें ही खा सकते हैं। तो उस टाइम जब हम बीमार होते हैं, हम आराम करते हैं और हम इस तरीके का लाइट भोजन करते हैं, ठीक ठीक खाना खाते हैं, तो पोषण युक्त भोजन से विटामिन, मिनरल्स एवं अन्य पोषक तत्वों की क्षतिपूर्ति हो जाती है। भोजन हमें ऊर्जा देता है तथा हमारे टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत कर देता है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संक्रमण रोग फैलने की विभिन्न विधियां कौन सी हैं? जो संक्रमण वाला रोग नहीं फैलता है, जो एक से दूसरे को हो जाता है, तो वो किस किस तरीके से फैलता है? देखो, कई रोग तो हवा के माध्यम से ही फैल जाते हैं, मतलब हवा में ही फैल जाते हैं, जिसका उदाहरण तो सबसे बड़ा कोरोना ही है। तो जैसे कि खांसी, जुखाम, क्षय रोग आदि वायु के द्वारा फैलते हैं। ये बैक्टीरिया, वायरस आदि हो सकते हैं, इसमें आप कोरोना भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कोरोना भी हवा से फैलता है और ये भी एक तरीके का वायरस है। ये सूक्ष्म जीव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे जीव, जिनको हम कई बार तो माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, इतने ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत ही तीव्र वाले माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, ठीक है। और नंबर 2 कौन से रोग होते हैं? अप्रत्यक्ष संपर्क द्वारा, जैसे कि बिस्तर पे कोई लेट गया और उसी बिस्तर पे दूसरा जाके लेट गया, उससे हो जाता है। खाने पीने के बर्तनों से हो जाता है और कपड़ों से भी हो जाता है, एक दूसरे के कपड़े पहनने से। तो ऐसे वाले रोग भी होते हैं संक्रामक। और तीसरे वाले जो कैटेगरी में आते हैं वो होते हैं प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा। जैसे अनेक रोग प्रत्यक्ष संपर्क में आने होते हैं, जैसे कि लैंगिक क्रियाओं द्वारा फैलते हैं, जैसे कि एड्स, सिफिलिस। ऐसे रोग सामान्य संपर्क, हाथ मिलाने, खेलकूद, कुश्ती करने से, इन चीज़ों से नहीं फैलते, बल्कि अलग तरीके से संपर्क में आने से फैलते हैं, जैसे कि लैंगिक क्रियाओं द्वारा फैलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो चित्र में देख सकते हैं, ये है लैंगिक क्रियाएं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संक्रमण रोगों को फैलने से रोकने के लिए आपके विद्यालय में कौन कौन सी सावधानियां आवश्यक हैं? तो देखो, सबसे पहले तो पीने का पानी बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, इससे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रोग है वो पानी से भी फैलते हैं। टिफ़िन खाने के बाद हमें अच्छे से हाथ धोने चाहिए। विद्यालय के परिसर में एवं इसके आसपास सफाई होनी चाहिए। यदि कोई बीमार है तो उसे घर पे ही रहने की सलाह देनी चाहिए ताकि वो औरों को बीमार ना कर सके। और सभी बच्चों को अपने आवश्यक टीके लगवाने चाहिए। वो टीके इसीलिए होते हैं बीमारी से लड़ने के लिए, जैसे कि कोरोना वायरस के टीके लगवाए जा रहे हैं ना, ऐसे ही पहले से ही बहुत सारे टीके उपलब्ध हैं, जो 2 साल वाला, 2.5 साल वाला, 15 साल वाला, 11 साल वाला, मतलब एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, बहुत सारे टीके होते हैं। तो वो सभी टीके अपने पूरे करने चाहिए, लगवाने चाहिए। छात्रों के विभिन्न संक्रामक रोगों के फैलने के कारणों से परिचित करवाना, जैसे कि कोरला, हेपेटाइटिस, फ्लू, एड्स, सबको इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए बच्चों को अच्छे तरीके से कि ये क्या बीमारियां होती हैं और ये कैसे फैलती हैं, ताकि वो अपने आप को खुद ही बचा सकें। और विद्यालय के आसपास ठहरा हुआ जो पानी होता है उसको एकत्र नहीं होना चाहिए, एक जगह पे नहीं होने देना चाहिए, ठीक है। उसको वहाँ से साफ़ करवाना चाहिए, क्योंकि उसमें मच्छर वगैरह पैदा हो जाते हैं। संतुलित एवं पौष्टिक आहार लेने की प्रेरणा देनी चाहिए अपने बच्चों को। उनको ये नहीं बताना चाहिए कि टिफ़िन मत लेके जाओ, आज समोसे खा लूँगा। और बच्चे भी ऐसे ही होते हैं कि अपना टिफ़िन नहीं खाते हैं और वहाँ पर जाके समोसे, बर्गर, पिज़्ज़ा ये सब खाते हैं, ठीक है। तो बच्चों, संतुलित आहार
खाना चाहिए। मतलब कभी कभार पिज़्ज़ा बर्गर चल जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन संतुलित आहार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पता है, उससे हमारे फेस प्रॉब्लम भी नहीं होती, फेस पे दाने वगैरह नहीं होते, क्योंकि वो भी ज़्यादा ऑयली खाने से ही होते हैं। और ज़्यादा पानी भी हमको पीना चाहिए, उससे हमारी बॉडी भी टोन रहती है और फेस भी अच्छा रहता है और हम अपने आप को बहुत लाइट महसूस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरक्षीकरण क्या होता है? तो जब हमारा शरीर किसी रोग के विरुद्ध टीकाकरण द्वारा प्रतिरक्षा प्राप्त कर लेता है तो इस प्रक्रिया को प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। प्रतिरक्षा पौष्टिक आहार से भी प्राप्त की जा सकती है। मतलब जैसे हम किसी रोग का टीका लगवा लेते हैं तो हमारी बॉडी को पता चल जाता है, अच्छा अब ये वाला वायरस आने वाला है, इस नए वायरस से कैसे लड़ना है, हमारी बॉडी को पता लग जाता है। तो जो टीकाकरण करवाते हैं उसी को ही प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। लेकिन ये हमें आहार से भी प्राप्त हो सकता है। अगर हम संतुलित आहार लेते हैं या फिर बहुत ही अच्छा खाना लेते हैं, जैसे कि सारी ताकत वाली चीज़ें लेते हैं, तो उससे भी ये प्रतिरक्षीकरण हो जाता है। लेकिन टीके से ये तेज़ी से होता है और खाने से उतनी तेज़ी से नहीं होता। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपके पास में स्थिति स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण के कौन से कार्यक्रम उपलब्ध हैं? ये बताने हैं कि हमारे घर के आसपास जो भी कोई स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं। तो आप बताइए, आपके घर के पास कौन है? तो मेरे घर के पास जो है वहाँ पे बच्चों के टीके और कोरोना वायरस के टीके, पीलिया के वगैरह के सबके टीके लगाए जाते हैं, वहाँ सारे टीके उपलब्ध हैं। तो आप भी लिख सकते हैं आपके पास जो भी है। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं जो हमसे ही पूछ जाते हैं, उसमें पता है फ़ायदा क्या होता है कि हमें पता हो या ना पता हो, हमें जितना पता है ना हम उतना लिख देंगे, तब भी मार्क्स मिल जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये जो क्वेश्चन अभी मैंने बताया कि कौन कौन से टीका उपलब्ध है, इसका आंसर आप ऐसे दे सकते हैं। पोलियो का मतलब BCG, जन्म के बाद तुरंत वाला टीका जिसको BCG कहते हैं, DPT, ये सारे आप बता सकते हैं जो भी स्क्रीन पर लिखे होते हैं, जो भी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसके बाद ये सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। तो देखिए, पिछले 1 वर्ष में आप कितनी बार बीमार हुए हैं और बीमारी क्या थी, ये हमें बताना है। तो जैसे आप लिख सकते हैं कुछ भी जो भी आपको हुआ हो, बुखार, मलेरिया या कोई भी बीमारी अगर ना हुई हो, हल्का सा सर दर्द कुछ भी हो गया, वही आप लिख देना। और अगर कुछ भी ना आता हो तो यही लिख देना, मैं पिछले 1 वर्ष में बिल्कुल भी बीमार नहीं हुआ, मैंने संतुलित आहार लिया है और मैं बिल्कुल ठीक था। और अपनी अच्छी अच्छी हैबिट्स लिख देना, नहीं तो आप क्वेश्चन को इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मचारी, ये सभी हमारे अलावा मतलब अन्य लोगों की अपेक्षा रोगियों के संपर्क में अधिक रहते हैं। ये रोगियों के पास ज़्यादा रहते हैं। और देखो, रोगी भी हर प्रकार के होते हैं, ऐसे रोगी भी होते हैं कि रोग दूसरों को भी लग सकता है, लेकिन ये इतने बीमार नहीं हो पाते। तो पता करना है हमें कि अपने आप को कैसे बचाते हैं। तो देखो, वह रोगी को छूते समय हाथों पर अपने ग्लव्स पहने हुए होते हैं, दस्ताने पहने हुए होते हैं, फिनाइल आदि के द्वारा कार्यस्थल को विसंक्रमित करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप हॉस्पिटल या चिकित्सक के पास जाएंगे तो उनकी शॉप में ना एक अजीब सी स्मेल सी आती रहती है, तो वो फिनाइल की होती है ताकि कीटाणु मरते रहें, ज़्यादा जीवित ना रहें। फिनाइल आदि के द्वारा वहाँ पे पोंछा लगाया जाता है। वह मास्क का भी प्रयोग करते हैं ताकि रोग के जो कीटाणु हैं वो उनके नाक और मुंह में ना जाएं, क्योंकि सबसे पहले वो नाक और मुंह से ही जाते हैं। पहले तो वो अपने हाथों में ग्लव्स पहन लेते हैं क्योंकि हाथों से जाएंगे, और फिर वो नाक पे भी मास्क लगा लेते हैं और पोंछा भी लगा लेते हैं। तो बेचारे कीटाणुओं को तो जगह ही नहीं मिलती कहीं से भी जाने की, वो मर जाते हैं। किसी संक्रमित व्यक्ति को स्पर्श करने के वो तुरंत बाद एकदम या तो अपने हाथ धोते हैं या तो फिर वो लोशन से अपने हाथों की सफाई कर लेते हैं, जिसे हम सैनिटाइज़र कहते हैं। साफ़ कपड़े पहनते हैं, रोज़ नहाते हैं, रोज़ कपड़े बदलते हैं और कपड़ों के ऊपर दूसरे कपड़े भी पहन लेते हैं। अगर रोगी कुछ ज़्यादा ही भयानक रोग से संक्रमित होता है, जिसका खतरा ज़्यादा होता है लगने का, जैसे कोरोना वायरस, तो वो उसके ऊपर दूसरे कपड़े पहन लेते हैं ताकि उस रोग से बचा जा सके। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपने आस पड़ोस में एक सर्वेक्षण कीजिए। सर्वेक्षण मतलब वहाँ पे हमें घर घर जाके सर्वे करना है, पता लगाना है। पता लगाइए कि सामान्यतः कौन सी 3 बीमारियाँ होती हैं, इन बीमारियों को फैलने से कैसे रोका जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा कौन सी बीमारी होती है हमारे आसपास में, तो देखो ये होती हैं सबसे ज़्यादा, मलेरिया, टाइफाइड और पीलिया। ये 3 बीमारियाँ सच में सबसे ज़्यादा होती हैं। और इनको रोका कैसे जा सकता है, तो मलेरिया तो होता है, देखो गंदा पानी जो जमा हो जाता है उससे होता है, उससे रोका जा सकता है। और टाइफाइड, साफ एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, ये भी पानी से ही होता है। तो इसमें भी साफ़ पानी, पीने के पानी से होता है टाइफाइड, तो साफ़ पीने का पानी होना चाहिए। और पीलिया होता है हेपेटाइटिस के टीके लगवाने से ठीक है। अगर हेपेटाइटिस का टीका लगवा लिया तो उसको पीलिया नहीं होगा, और होगा भी तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा।
तो मलेरिया को रोकने के लिए हमें कहीं पे भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना, टाइफाइड को रोकने के लिए शुद्ध पानी पीना है, और पीलिया को रोकने के लिए हेपेटाइटिस के टीके लगवाने हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बच्चा अपनी बीमारी के विषय में नहीं बता पा रहा है या बता पा रही है, हम कैसे पता करेंगे कि बच्चा बीमार है? क्योंकि बच्चे तो बता भी नहीं पाते और उन्हें कौन सी बीमारी है। तो देखो, बीमारी के लक्षणों से ही पता लगता है कि बच्चा किस प्रकार से बीमार है। अगर बच्चा स्वस्थ नहीं है, बीमार बच्चा सामान्य से अधिक रोता है, ठीक है, मतलब जैसे कि एक बच्चा रोता ही है दिन में, लेकिन अगर बीमार होगा तो वो बहुत ज़्यादा रोएगा, खाना नहीं खाएगा और बेचैन सा रहेगा, और ठीक से ना वो सोएगा भी नहीं, थोड़ी देर सोएगा, उठ जाएगा और फिर रोने लगेगा, और किसी भी चीज़ से ना चुप नहीं होगा। उसको खिलौने दो, खाना दो ना, खाना खाएगा। क्योंकि बच्चा या तो खाना खाने के लिए रोता है, या तो खेलने के लिए, या तो पानी पीने के लिए वो रो के दिखाता है, क्योंकि उसको बोलना नहीं आता। लेकिन वो सामान्य से ज़्यादा रोएगा, खाना भी नहीं खाएगा, और उसके शरीर का तापमान बढ़ जाएगा अगर उसको बुखार है, और अगर खांसी है तो वो खांसेगा, उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, और अगर दस्त और उल्टी हैं तो वो तो हमें दिखाई दे ही जाएंगे कि वो दस्त कर देगा या तो उल्टी कर देगा, और उसको ठंड लगेगी, अपनी मम्मा से चिपट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम पता कर लेंगे कि वो बीमार है। और वह बच्चा बार बार उस अंग को स्पर्श करेगा जहाँ उसे कोई कष्ट है। मान लीजिए कोई कांटा चुभ गया है, कहीं से कट फट गया है, या कहीं पे उसको दुख रहा है, तो वो बार बार उस जगह हाथ लगाएगा वो बच्चा और हाथ लगा के रोएगा। तो उससे पता लग जाएगा कि उसको क्या बीमारी है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति पुनः बीमार हो सकता है? मतलब बीमार है, ठीक हो जाता है और फिर से बीमार हो जाएगा, तो कैसे वो हो सकता है? जब वह मलेरिया से ठीक हो रहा हो, जब वह मलेरिया से ठीक हो चुका हो और वह चेचक के रोगी की सेवा कर रहा हो, या फिर मलेरिया से ठीक होने के बाद 4 दिन उपवास करता है, मतलब कुछ नहीं खाता, और चेचक के रोगी की सेवा करता है, तो वो फिर से बीमार हो सकता है। तो देखो, इसमें जो विकल्प सी है, इसमें बताए गए परिस्थितियों में वो पुनः बीमार हो सकता है, क्योंकि कारण ये है कि बीमार होने के बाद व्यक्ति के शरीर की जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, जो हमारा पाचन तंत्र होता है, वो कमज़ोर हो जाता है, और फिर वो उसके बाद वो रख लेता है उपवास, कुछ भी नहीं खाता। तो फिर उसके अंदर ताकत कैसे आएगी? ताकत नहीं आएगी तो वो फिर से बीमार हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में आप बीमार हो सकते हैं और क्यों? जब आपकी परीक्षा का समय हो, जब आप बस या रेलगाड़ी में 2 दिन तक यात्रा कर चुके हो। अब आप खुद बताइए कि आप ज़्यादा बीमार किस चीज़ को देख के होते हैं, परीक्षा को या फिर 2 दिन का सफ़र करके, 2 दिन का सफ़र करके, ट्रैवल करके बीमार हो जाते हैं। तो देखिए, अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं परीक्षा से तो बीमार नहीं होती थी, लेकिन हाँ, अगर मैं ट्रैवल कर लूँ तो मुझे अच्छा फील नहीं होता। मैं 2-3 घंटे से ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकती। इससे ज़्यादा अगर मैं ट्रैवल करती हूँ तो मुझे लगता है कि सो जाना चाहिए, और फिर 5-6 घंटे सोने के बाद मुझे आराम से मिलता है। तो सबकी अलग अलग दिक्कतें होती हैं। अब आप बताइए कि आप परीक्षा में बीमार होते हैं तो क्यों होते हैं? आपको टेंशन ज़्यादा हो जाती है और फिर आप बीमार हो जाते हैं, और कोई जो बीमार होता है वो रेलगाड़ी की यात्रा करके बीमार हो जाएगा, क्योंकि उसको ट्रैवल सूट नहीं होती। तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं जो भी आपको बेहतर लगता है। इसी के साथ आपके क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं कंप्लीट। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है इस चैप्टर में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।